24 फरवरी 1988 के दिन मुंबई के आजाद मैदान में हैरिसफील्ड टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मैच हो रहा था। इस मैच में शारदाश्रम विद्या मंदिर के लिए खेल रहे दो कम उम्र के लड़कों ने 664 रन की नॉट आउट साझेदारी बना डाली, जो उस समय पूरी दुनिया में किसी भी लेवल के मैच में सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। ये रिकॉर्ड साझेदारी करने वाले बल्लेबाज थे 14 साल के सचिन तेंदुलकर और 16 साल के विनोद कांबली। इस मैच में सचिन ने 326 रन बनाए तो वहीं विनोद कांबली ने 349 रन बनाए और दोनों नॉट आउट रहते हैं। इस साझेदारी के बाद सचिन और विनोद कांबली क्रिकेट की दुनिया में फेमस हो जाते हैं और आगे चलकर दोनों को टीम इंडिया में खेलने का मौका मिल जाता है। अरे हे क्या कर दो? अरे चल लेट्स हैव पेप्सी यार। इस दौरान विनोद कांबली ने एक के बाद एक बड़े शतक लगाए और ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जो आज तक नहीं टूटे। लेकिन कुछ सालों के बाद ही विनोद कांबली अपनी इंजरीज और खराब परफॉर्मेंस के कारण इंडियन टीम से बाहर हो जाते हैं और धीरे धीरे गुमनाम होते चले जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे? I think yes. वे विनोद कांबली जो अपनी लाइफ स्टाइल, पार्टीज, फिल्म इंडस्ट्री के फ्रेंड्स और ग्लैमर के लिए जाने जाते थे, धीरे धीरे इकोनॉमिकली इस हालत में आ जाते हैं कि उनके पास अपने इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं बचे। मैं इतने कहूँगा, सचिन ने बोला मेरे तबीयत ही में ठीक नहीं था, लेकिन उसका हमेशा आशीर्वाद देते। साल 2013 में जब कांबली को 2 हार्ट अटैक आते हैं तो उनके इलाज के लिए सचिन तेंदुलकर ने पैसे दिए। इसी तरह 2024 में विनोद कांबली का एक वीडियो भी सामने आता है जिसमें वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। विनोद कांबली के दिमाग में ब्लड क्लॉट्स मिले और इस वक्त भी दूसरों की मदद से उनका इलाज हो सका। अभी विनोद कांबली इलाज के लिए सुनील गावस्कर समेत कई लोगों की मदद पर निर्भर हैं। अपने दौर में विनोद कांबली को बड़े बड़े एड्स मिलते हैं। विनोद कांबली ने सैकड़ों मैचेस खेले, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम किया, लेकिन अपने पर्सनल इंडिसिप्लिन और खराब फाइनेंस मैनेजमेंट के कारण विनोद कांबली अपने साथियों से बहुत पीछे होते चले जाते हैं। पर्सनल फाइनेंस में एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल माना जाता है, प्रोटेक्ट फर्स्ट देन ग्रो, यानी पहले अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सेफ्टी तय करो। अगर विनोद कांबली ने फाइनेंस मैनेजमेंट के 50, 30 एंड 20 रूल को फॉलो किया होता तो शायद वे आज इस मुसीबत में कभी नहीं आते। 50, 30, 20 रूल कहता है कि अपनी इनकम का 50% अपनी जरूरतों, अपनी नीड्स पर, 30% अपनी चाहतों पर, वांट्स पर और 20% सेविंग्स पर या डेट पेमेंट पर खर्च करना चाहिए। इससे बजट बैलेंस रहता है। अपनी सैलरी का 5 to 10% अपने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्योरेस्ट फॉर्म टर्म इंश्योरेंस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके जरिए आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सेफ्टी को सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि पर्सनल ट्रेजेडीज तो औरों के साथ ही होंगी, हमारे साथ नहीं। अंग्रेजी में इसे ही ऑप्टिमिज्म बाइस कहते हैं। जैसे स्मोकिंग करने वाला आदमी भी ये सोचता है कि हाँ, सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन वो बाकी लोगों को होता है। हार्ट अटैक के इतने मामले सामने आने के बाद भी हमें लगता है कि हार्ट अटैक तो और लोगों को आता है, हमें नहीं आएगा। इसे ही नील वाइंस्टीन ने अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म कहा है और शायद यही कारण था कि विनोद कांबली अपने पीक पर पहुंचकर भी अपना करियर और अपना फाइनेंस दोनों ही मैनेज नहीं कर सके, जिनकी पूरी कहानी हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। 18 जनवरी 1972 के दिन मुंबई में मौजूद भिंडी बाजार की एक चौल में विनोद कांबली का जन्म होता है, जिसे एक कमरे में करीब 18 लोग रहा करते थे। विनोद कांबली के पिता गणपत कांबली जस्किन विलियम्स कंपनी में एक मैकेनिक थे, जिन्हें महीने के मात्र 500-600 रुपए तनख्वाह मिलती थी। महीने का एंड आते आते घर की आर्थिक हालत ये हो जाती थी कि कभी मिर्च से तो कभी केले के साथ रोटी खानी पड़ती थी। विनोद कांबली के एक कमरे वाले घर में सिर्फ एक टॉयलेट था जिस पर 18 लोग डिपेंडेंट थे, इसलिए ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जब कांबली के घर में लड़ाई ना होती हो। ये लड़ाइयाँ खासकर टॉयलेट के यूज को लेकर ही होती थी। यहीं पास की ही एक चर्च आवर लेडी ऑफ डॉलर्स के स्कूल में विनोद कांबली की कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। उनके स्कूल की फीस भी उन्हें ट्यूशन पढ़ाने
वाली एक टीचर ने दी थी, जो उन्हें स्कूल में भी पढ़ाती थी। इन्हीं टीचर ने विनोद कांबली के छोटे भाई की पढ़ाई की भी फीस दी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि कांबली के पिता गणपत कांबली भी एक अच्छे फास्ट बॉलर थे। कांबली के पिता मुंबई क्रिकेट क्लब की फेमस कांगा लीग में भी खेला करते थे। ये वो फेमस लीग है जहां से सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे क्रिकेटर निकले हैं। इसी कांगा लीग के मैचों में कांबली के पिता भी खेला करते थे। जब विनोद कांबली की उम्र मात्र 3-4 साल थी, तब से ही गणपत कांबली ने अपने बेटे को कांगा लीग के मैच दिखाने ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे विनोद कांबली ने भी अपने पिता की तरह ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। जब कांबली करीब 9 साल के हुए ही थे कि उन्होंने अपने पिता के साथ एक क्लब मैच खेला। इस मैच में कांबली ने करीब 40 रन मारे और उनके पिता गणपत कांबली ने सेंचुरी मारी। विनोद कांबली बताते हैं कि जिंदगी में मैंने एक बार चोरी की है। कांबली कहते हैं कि भिंडी बाजार में बहुत सारे ऑटो गैरेज थे। मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां से छोटी छोटी चीजें उठाई और उन्हें चोर बाजार में बेच दिया। उन्हीं पैसों से मैंने एक क्रिकेट बैट खरीदा। 11-12 साल की उम्र होते होते गणपत कांबली अपने बेटे विनोद कांबली को क्रिकेट कोच अशोक टिपनिस के यहाँ पर ले जाते हैं। इसके बाद कांबली ने कोच अशोक टिपनिस के यहाँ ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद कांबली ने मुंबई के फेमस शारदाश्रम स्कूल के खिलाफ एक शानदार पारी खेली। इसे देखकर शारदाश्रम स्कूल के कोच रमाकांत आचरेकर काफी इंप्रेस होते हैं। रमाकांत आचरेकर को मुंबई स्कूली क्रिकेट का गॉडफादर कहा जाता था, जिन्होंने सचिन, अजीत अगरकर, चंद्रकांत पंडित जैसे क्रिकेटरों को ट्रेनिंग दी थी। आचरेकर ने गणपत कांबली और अशोक टिपनिस को अपने यहाँ पर विनोद कांबली को ट्रेनिंग देने के लिए मना लिया। यहीं से कांबली को फेमस शारदाश्रम विद्या मंदिर में एडमिशन मिल जाता है, जहाँ क्रिकेट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती थी। यहाँ भी कांबली की फीस स्कूल के टीचरों ने भरी और यहीं से 12 साल के कांबली की 10 साल के सचिन तेंदुलकर के साथ दोस्ती शुरू होती है। सचिन भी यहाँ पर रमाकांत आचरेकर के यहाँ ट्रेनिंग ले रहे थे। अब दोनों दोस्त 3 बजे से ही शिवाजी पार्क में कड़ी ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। इन्हीं दिनों सचिन और कांबली ने शारदाश्रम स्कूल की तरफ से 664 रनों की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली, जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया। यहाँ खास बात यह थी कि विनोद कांबली ने न केवल सचिन तेंदुलकर से ज्यादा रन बनाए थे, बल्कि 37 रन देकर 6 विकेट भी लिए थे। इस मैच ने कांबली और सचिन की जोड़ी को दुनिया भर में फेमस कर दिया। उस वक्त लोग क्रिकेट टैलेंट के तौर पर विनोद कांबली को सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड मानते थे, लेकिन सचिन को अगले ही साल यानी 1989 में इंडियन टीम में ले लिया जाता है। वहीं विनोद कांबली को इसके लिए 2 साल और इंतजार करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम मिले हम लोग 10 और 11 साल के थे, और वो जो दोस्ती हमारी है और रहेगी, वो जय वीरू की जैसी। अक्टूबर 1991 में विनोद कांबली को अपना पाकिस्तान के खिलाफ पहला वनडे डेब्यू करने को मिलता है। हालांकि इस मैच में विनोद कांबली को बैटिंग करने का नंबर नहीं आया। इसके दूसरे मैच में सचिन ने 22 रन मारे और रन आउट हो जाते हैं। वहीं विनोद कांबली ने 23 रन मारे और नाबाद रहते हैं। इसके अगले मैच में भी कांबली को बैटिंग करने का मौका नहीं मिलता। इसके बाद हुए तीसरे मैच में सचिन तेंदुलकर 49 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। वहीं विनोद कांबली ने 40 रन मारे। इसके अगले मैच में सचिन 0 पर आउट हो जाते हैं। वहीं विनोद कांबली ने 30 रन मारे और रन आउट हो जाते हैं। इसके बाद कांबली को 1992 के वर्ल्ड कप में इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिल जाता है, लेकिन जिन 3 मैचों में कांबली को खिलाया उनमें कांबली ने एक मैच में 24 रन बनाए और 2 मैचों में सिर्फ 1-1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यानी कांबली का परफॉर्मेंस निराश करने वाला रहा। इसके बाद विनोद कांबली को इंग्लैंड के खिलाफ 18 जनवरी 1993 के दिन हुए वनडे मैच में खेलने का मौका मिलता है। इस मैच में कांबली ने शानदार वापसी की और अपना पहला शतक जड़ दिया और 100 रन मारे। इस दिन कांबली का 21वां जन्मदिन भी था। हालांकि इंडिया ये मैच हार जाता है। Vinod Kambli 100, he's burst for India. 9 fours, 1 6, and happy birthday to you. इसके कुछ दिन बाद ही यानी फरवरी 1993 में विनोद कांबली को इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलने को मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में विनोद कांबली ने शानदार शुरुआत की। अपने तीसरे ही मैच में विनोद कांबली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दोहरा शतक मारते हुए 228 रन बना डाले। Kambli has got his 200 and well, what a
tremendous achievement. His first Test 100. इसके अगले मैच में काम्बली ने दूसरा दोहरा शतक मार दिया। इसके बाद श्रीलंका के साथ हुए दोनों मैचों में भी काम्बली ने 2 लगातार शतक मारे, यानी काम्बली ने 4 लगातार शतक मारे, जिनमें से 2 दोहरे शतक थे। खास बात ये थी कि ये शतक अलग अलग टीमों के खिलाफ लगाए थे। इस तरह भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड विनोद काम्बली के नाम पर दर्ज हो जाता है। विनोद काम्बली के इस रिकॉर्ड को आज तक भारत का कोई दूसरा बल्लेबाज तोड़ नहीं पाया है। विनोद काम्बली का टेस्ट एवरेज सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग जैसे दिग्गजों से भी बेहतर रहा। जिन भारतीय बल्लेबाजों ने 20 या उससे ज्यादा टेस्ट इनिंग्स खेली हैं, उन सब में विनोद काम्बली का एवरेज आज भी सबसे ऊपर है। विनोद काम्बली का टेस्ट एवरेज 54.20 है, जो आज भी इंडियन प्लेयर्स में सबसे ऊपर है। इन्हीं दिनों जिम्बाब्वे के साथ हुए वनडे सीरीज में विनोद काम्बली के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। 25 मार्च 1993 के दिन पुणे में होने वाले तीसरे मैच के लिए इंडियन टीम पुणे के ब्लू डायमंड होटल में रुकती है। यहीं विनोद काम्बली की नजर होटल की रिसेप्शनिस्ट नोएला लेविस पर पड़ती है, जिन्होंने काम्बली को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लेकिन विनोद काम्बली लॉबी में बैठकर बस नोएला लेविस को ही देखते रहते हैं। काम्बली का नोएला पर इतना प्यार आ जाता है कि उन्होंने अपने कमरे से उसे फोन किया और पूछा कि क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगी। इस पर नोएला ने कहा कि मैं अपनी माँ से पूछूंगी। इंटरेस्टिंगली काम्बली ने नोएला के घर पर फोन लगा दिया और परिवार की सहमति से डिनर डेट फिक्स हो जाती है। काम्बली ने सिर्फ आधे घंटे में ही नोएला को प्रपोज कर दिया, जिस पर नोएला ने कहा कि वो अपने पिता से बात करेंगी। काम्बली ने नोएला को अगले दिन मैच देखने के लिए बुलाया। इस मैच में काम्बली ने 47 रन बनाकर नाबाद पारी खेली और इंडिया ये मैच जीत जाती है। इससे पहले के 2 मैचों में भी काम्बली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 80 और 32 रन मारे थे, इसलिए इस सीरीज में विनोद काम्बली मैन ऑफ द सीरीज बनते हैं। काम्बली ने अपनी ये ट्रॉफी नोएला को दे दी, जिनसे वे एक दिन पहले ही मिले थे। इसके कुछ दिन बाद ही काम्बली और नोएला की सगाई हो जाती है और मात्र 4 महीने के भीतर ही काम्बली ने नोएला से शादी कर ली। ये वक्त काम्बली के करियर का पीक था। कुछ ही दिनों के भीतर वे यूथ सेंसेशन बन जाते हैं और उन्हें बड़े बड़े ब्रांड प्रमोशन मिलने लगते हैं। इंडिया टुडे मैगजीन की 1994 की एक रिपोर्ट के अनुसार काम्बली को सिर्फ एक चैरिटी मैच के लिए 1 लाख रुपए मिल रहे थे और एक ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए काम्बली को 2 से 3 लाख रुपए मिल रहे थे। इंडिया टुडे की उन दिनों की ये रिपोर्ट बताती है कि पेप्सी के एक एड में काम करने के लिए काम्बली को हर साल 4 लाख रुपए मिल रहे थे। ये उस वक्त एक बड़ी रकम थी। काम्बली के पास चौतरफा पैसे आ रहे थे। काम्बली की सक्सेस को अखबारों और मैगजीन्स में एक इंस्पिरेशन की तरह छापा जाने लगा। लेकिन इस सक्सेस के साथ जो चकाचौंध आई, काम्बली उसे संभाल नहीं सके। विनोद काम्बली का लेट नाइट पार्टीज करना और ड्रिंक करना और बढ़ता चला जाता है। उस समय की रेडिफ न्यूज की एक खबर इंडियन क्रिकेटर्स के विदेशी दौरों की, लेट नाइट पार्टियों और विदेशी लड़कियों से उनकी दोस्तियों के बारे में बताती है। इसी आर्टिकल में काम्बली का भी जिक्र करते हुए लिखा है कि काम्बली को डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स के लिए टीम से बाहर निकाल दिया गया था। वे शराब पीने के बाद इमोशनल हो जाते हैं, जिससे वे जहां भी जाते हैं वहां इंप्रेशन छोड़ाते हैं। उनके पीछे टूटी हुई बोतलों और टूटे दिलों की एक लंबी कहानी छूट गई है। टीम के अंदर की चर्चा यह है कि कोई भी खिलाड़ी, यहां तक कि बचपन का दोस्त सचिन तेंदुलकर भी उनके साथ रूममेट बनने को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं है। एक कोई बंदा है जो सचिन को सचमुच नाराज कर सकता है, तो वो है विनोद काम्बली। इस आर्टिकल से कम ये इंप्रेशन निकाला जा सकता है कि काम्बली में डिसिप्लिन की काफी कमी थी। काम्बली के लिए ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन का वक्त था। यहाँ वे अपने लिए परमानेंट असेट्स बना सकते थे, वे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। लेकिन विनोद काम्बली को भी नहीं मालूम था कि जिस तेजी से उनका पीक आया है, उससे भी अधिक तेजी से उनका डाउनफॉल आने वाला है, जिसकी कहानी इस वीडियो में आगे है। लेकिन उससे पहले काम्बली के बहाने हम यहाँ पर कुछ बेसिक फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के बारे में समझते हैं। ऊपर मैंने बताया कि कैसे हमें अपनी इनकम का 50% अपनी नीड्स पर, 30% अपनी चाहतों पर, शौक पर और 20% अपनी सेविंग्स पर खर्च करना चाहिए। इसके साथ ही हमें एक इमरजेंसी फंड भी बनाना चाहिए, यानी अपने 3 से 6 महीने का खर्च का पैसा एकदम सेफ रख देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें जीवन में जरूर करनी चाहिए, एक हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस वो फाइनेंशियल नेट है जो आपकी फैमिली को
तब कवर करता है जब आप अचानक उनका साथ छोड़ जाते हैं। आपके ना रहने पर आपके परिवार के रोजमर्रा के खर्चे, जरूरी खर्चे सब इससे कवर हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी जल्दी आप इसको लेते हैं उतना ही कम प्रीमियम आपके लिए फिक्स होता है और फिर वही प्रीमियम लाइफ लॉन्ग के लिए लॉक हो जाता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट में ही आता है क्योंकि आजकल इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑप्शन देती हैं जिसमें एक सर्टेन पीरियड पूरा होने पर आपको आपके द्वारा जमा सारा प्रीमियम आपको वापस मिल जाता है। यानी बीच में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो बीमा का पैसा 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जितने के कवर वाला इंश्योरेंस आपने लिया हो वो आपकी फैमिली को मिल जाता है। और अगर आप जीवित रहते हो तो आपके बुढ़ापे में एक सर्टेन पीरियड के पूरे होने के बाद आपने जितना भी पैसा जमा किया है वो सारा पैसा आपको आपके बुढ़ापे में मिल जाता है। और ये महंगा भी नहीं है। जैसे 25 साल के नॉन स्मोकर को 50 लाख तक का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 400-500 रुपए महीने में ही मिल जाता है। अलग अलग कंपनीज का प्रीमियम अलग अलग इसलिए होता है कि कंपनीज कुछ एड ऑन्स भी देती हैं, कुछ एड ऑन्स फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। पेड एड ऑन्स का पैसा आपके टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में ऐड हो जाता है। जैसे कंपनीज एक एक्सीडेंटल डेथ का एड ऑन देती हैं। अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो आपको डबल इंश्योरेंस मिल सकता है। यह भी डिपेंड करता है कि आपने कितने रुपए का एड ऑन कराया है। लेकिन जो एड ऑन मुझे सबसे बेस्ट और जरूरी लगता है वो है क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन। यानी अगर आप बीच में ही किसी क्रिटिकल बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो आपको लाखों रुपए तक का पे आउट मिल जाता है। क्रिटिकल बीमारियां जानलेवा होती हैं, इनका इलाज महंगा होता है और लंबा चलता है। इसलिए क्रिटिकल इलनेस का एड ऑन अगर इतना सस्ता मिल रहा हो तो ले ही लेना चाहिए। मतलब टर्म इंश्योरेंस न केवल आपके जाने के बाद आपकी फैमिली को सेफ रखता है बल्कि आपके जीते जी आपको भी सेफ रखता है और प्रीमियम के पैसे वापस मिल जाते हैं वो अलग। इस वक्त इंडिया टुडे मैगजीन ने विनोद कांबली के लिए लिखा कि कांबली भिंडी बाजार से सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर यहां पहुंचे हैं। 1993 और 94 की वनडे मैचों में विनोद कांबली ने ठीक ठाक पारियां खेली। हालांकि टेस्ट क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस गिरता चला जाता है। श्रीलंका के खिलाफ मारे शतक के बाद कांबली को 11 टेस्ट मैचेज खेलने को मिले लेकिन उनका हाईएस्ट स्कोर मात्र 82 रन रहा। ज्यादातर मैचों में वे सिंगल डिजिट से ज्यादा रन नहीं बना सके। इसी बीच साल 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हो जाता है जिसमें विनोद कांबली को भी टीम में जगह मिलती है। ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए काफी शानदार साबित हो रहा था। इंडिया वेस्ट इंडीज, केन्या और जिम्बाब्वे को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी थी। उस टाइम पर जिम्बाब्वे और केन्या स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी। इस दौरान विनोद कांबली ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 106 रन का एक शानदार शतक भी जड़ा। क्वार्टर फाइनल में इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से हुआ जिसे हराकर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। यहां इंडिया का मुकाबला था श्रीलंका से। लोगों को लग रहा था कि 1983 के वर्ल्ड कप के बाद इस साल भी इंडिया वर्ल्ड कप उठाने जा रही है। 13 मार्च 1996 को कोलकाता के ईडन गार्डन में श्रीलंका और इंडिया के बीच सेमीफाइनल शुरू होता है। इस मैच में इंडिया ने टॉस जीत लिया लेकिन इंडियन कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने फील्डिंग करने का फैसला ले लिया। यहीं से सारा काम खराब होना शुरू हो जाता है। मैंने कहा कि पहले हैरान हो गया था कि हमने पहली फील्डिंग क्यों की, क्योंकि ईडन गार्डन की पिच बैटिंग फ्रेंडली थी। श्रीलंका ने इंडिया को 251 रन का टारगेट दिया। They've ended up getting themselves 251 for 8. जब इंडिया की टीम खेलने आई तो सबसे पहले मात्र 8 रन पर ही नवजोत सिद्धू की विकेट गिर जाती है। सिद्धू के बाद सचिन और संजय मांजरेकर की जोड़ी इंडिया को 98 रन तक ले जाती है लेकिन तभी सचिन की विकेट गिर जाती है जिन्होंने 65 रन मारे थे। सचिन के बाद आए कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन 0 पर आउट हो गए जिसके बाद आए विनोद कांबली। लेकिन कुछ ही मिनट में संजय मांजरेकर भी आउट हो जाते हैं। इसके कुछ ही रन के भीतर जय श्रीनाथ, अजय जडेजा, एन मूंगिया और आशीष कपूर की विकेट गिरती चली जाती है। 98 रन से 120 रन पहुंचने में ही इंडिया के 8 विकेट हो जाते हैं। इंडिया के इस परफॉर्मेंस से स्टैंड्स में मौजूद भीड़ को गुस्सा आ जाता है। इंडियन फैंस ने कुर्सियां जलाना शुरू कर दिया। ग्राउंड पर बोतलें फेंकी जाने लगी। सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते श्रीलंका की टीम को मैच विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरी तरफ विनोद कांबली जो तीसरी विकेट गिरने के बाद मैदान में आए थे वे 10 रन बनाकर नाबाद खड़े रहे जिनके साथ अनिल कुंबले 0 रन के साथ क्रीज पर खड़े हुए थे। विनोद कांबली को लग रहा था कि वे इस स्थिति में भी मैच जिता सकते थे लेकिन अब उनके हाथ
बाद कुछ नहीं था। मैदान से बाहर जाते विनोद कांबली फूट फूट कर रोने लगते हैं। 1996 के वर्ल्ड कप की हार के बाद कांबली को 2 वनडे टूर्नामेंटों और इंग्लैंड दौरे के लिए गई टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। इसके कोई क्लियर कारण भी नहीं थे। कांबली को उस वक्त ड्रॉप किया गया जब वर्ल्ड कप में इंडियन प्लेयर्स का रनों का जो एवरेज था उसमें कांबली सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे नंबर पर थे, जिसमें विनोद कांबली का एक शतक भी शामिल था। यही कारण है कि कांबली के भी मन में ये बात आई कि उन्हें बलि का बकरा बना दिया गया। विनोद को स्केपगोट, उनको बलि का बकरा बनाया गया। हालांकि ESPN वेबसाइट की अप्रैल 1997 की एक खबर बताती है कि कांबली को इंग्लैंड दौरे पर उनकी लेट नाइट इंडिस्क्रेशन यानी कि वही लेट नाइट पार्टीज और प्रोफेशनल डिसिप्लिन की कमी के कारण नहीं ले जाया गया था। इसके बाद विनोद कांबली को अगस्त 1996 में श्रीलंका में हुई सिंगर वर्ल्ड सीरीज में 3 मैच खिलाए जाते हैं और उन्हें सहारा कप खेलने का मौका भी दिया जाता है, लेकिन इन मौकों पर कांबली का बल्ला नहीं चला। इस तरह कांबली ने इंडियन टीम में कुल 9 बार कमबैक किया। वर्ल्ड कप के बाद उन्हें 34 मैचेज खेलने को मिलते हैं, लेकिन इन मौकों पर उनका हाईएस्ट स्कोर मात्र 65 रन रहा। इधर विनोद कांबली की पर्सनल लाइफ भी बहुत खराब चल रही थी। नोएला और कांबली की ये शादी ज्यादा दिन नहीं चली। इसके पीछे कारण माना जाता है कांबली का बहुत अधिक ड्रिंक करना। विनोद कांबली की अधिक ड्रिंक करने की आदत ने न केवल उनकी पर्सनल लाइफ को खराब किया बल्कि उनके क्रिकेट करियर पर भी इम्पैक्ट डाला, और यही कारण है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस देने के बाद भी कांबली टीम इंडिया में परमानेंट जगह नहीं बना सके। साल 2000 में यानी कि सिर्फ 28 साल की उम्र में कांबली ने श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी मैच खेला। इसके बाद कांबली की वनडे टीम में कभी वापसी नहीं हुई। इंडियन टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद विनोद कांबली ने साल 2002 में बॉलीवुड फिल्म अनर्थ से अपना एक्टिंग डेब्यू शुरू किया। इस फिल्म में संजय दत्त और सुनील शेट्टी जैसे बड़े स्टार्स मौजूद थे। कांबली ने इसमें बंड्या का रोल प्ले किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट जाती है। बंड्या के हाथ में बैट आया ना तो बंड्या आगे पीछे नहीं देखता है। इस बीच साल 2006 में विनोद कांबली ने सक्सेसफुल फैशन मॉडल एंड्रिया हेविट से दूसरी शादी कर ली। आगे विनोद कांबली के एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। एंड्रिया से शादी करने के बाद कांबली ने ईसाई धर्म अपना लिया। साल 2009 में विनोद कांबली पल पल दिल के साथ फिल्म में दिखे, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। विनोद कांबली ने कन्नड़ फिल्म बेटा नगेरे में भी सपोर्टिंग रोल किया, लेकिन ये फिल्म भी कोई खास कमाल नहीं कर सकी। साल 2009 में विनोद कांबली ने बिग बॉस सीजन 3 में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले ली, जिसे अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ से भी विनोद कांबली 14 दिन बाद बाहर कर दिए जाते हैं। चौतरफा मिल रही असफलताओं से विनोद कांबली में एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है। जुलाई 2009 में विनोद कांबली स्टार प्लस के प्रोग्राम सच का सामना में आते हैं। इस शो के होस्ट राजीव खंडेलवाल ने कांबली से पूछा कि क्या खुद को बर्बाद कर देने वाले आपके रवैये से सचिन आपको बचा सकते थे। इस पर कांबली कहते हैं यस। Do you believe that Sachin could have done more to save you from your self-destructive behavior? I think yes. इवन विनोद कांबली ने यह भी कहा कि सचिन ने बुरे दौर में मुझसे मुंह मोड़ लिया। जब सचिन की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सचिन मेरे साथ में नहीं थे। सचिन मुझे और ज्यादा मोटिवेट कर सकते थे, बट उन्होंने नहीं किया। जो मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन मेरा हुआ था, मुझे लगता थोड़ा और उससे और मोटिवेशन मिलता तो और मेरे ख्याल से मेरा करियर और लंबा चलता। विनोद कांबली के इस बयान से उनकी बचपन की दोस्ती में दरार आ जाती है। अब बाकी क्रिकेटर्स ने भी विनोद कांबली से दूरी बनानी शुरू कर दी। यहाँ से कांबली को और अधिक नुकसान होता है। नवंबर 2013 में जब सचिन ने अपना फेयरवेल स्पीच दिया तब उन्होंने विनोद कांबली का जिक्र भी नहीं किया। इससे विनोद कांबली काफी हर्ट होते हैं कि उनके बचपन के दोस्त ने अपने फेयरवेल में उनका नाम तक नहीं लिया। Deeply hurt and very sad. No, I was expecting my name because I thought the world record part. इस बीच लगातार शराब की वजह से विनोद कांबली की हेल्थ पर कम उम्र में ही असर दिखने लगा। 2012 में जब कांबली की उम्र 40 करीब थी तब उनके दिल की 2 नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जिसके कारण उन्हें सीने में दर्द, सांस फूलने और हार्ट अटैक का गंभीर खतरा पैदा हो गया। ऐसी ब्लॉकेज आमतौर पर लंबे समय तक शराब पीने, खराब दिनचर्या और ज्यादा स्ट्रेस और फिटनेस की कमी जैसी लाइफस्टाइल समस्याओं से जुड़ी होती है। इसी वजह से डॉक्टर्स को विनोद कांबली की एंजियोप्लास्टी सर्जरी करनी पड़ी ताकि दिल में खून का बहाव सामान्य तरीके से हो सके। अगले ही साल विनोद कांबली के हार्ट में फिर पेन होता है और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से विनोद कांबली की 2 सर्जरी होती हैं। ये वो वक्त था जब कांबली एक तरफ अपने करियर की असफलताओं से जूझ रहे थे, स्ट्रेस से जूझ रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे। दूसरी तरफ उन्हें अब हार्ट प्रॉब्लम्स के कारण अस्पताल में सर्जरी से गुजरना पड़ रहा था। ये विनोद कांबली पर दोहरी आर्थिक मार थी। इन 2 हार्ट सर्जरी के दौरान
सचिन तेंदुलकर ने विनोद कांबली की फाइनेंशियली हेल्प की। हाँ, सोचने वाली बात है कि एक बड़े क्रिकेटर को भी अस्पताल के बिल्स चुकाने के लिए मदद लेनी पड़ी। इसलिए मैं अपने कई ट्वीट्स में और कई बार वीडियोज में कहता हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। कोशिश करें कि कम से कम 20 लाख रुपए के कवर वाला इंश्योरेंस जरूर लें। कई बार लोग सस्ते के चक्कर में मात्र 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लेते हैं, जबकि आज छोटी से छोटी बीमारी में 5-10 लाख रुपए यूं ही उड़ जाते हैं। अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस का प्रीमियम, अलग अलग फैसिलिटीज और इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी बीमारियां कितने अस्पताल इंश्योरेंस में कवर हो रहे हैं। आजकल तो कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऐसे मिलते हैं जो डायबिटीज, थायराइड, बीपी, अस्थमा जैसी एग्जिस्टिंग डिजीज को भी डे 1 से कवर करते हैं। मैं इनकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप खुद कंपेयर कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप एक क्लिक करके अलग अलग कंपनीज के प्रीमियम्स एंड फैसिलिटीज आप कंपेयर कर सकते हैं। जब तक विनोद कांबली टीम इंडिया में रहे उन्होंने लाखों रुपए कमाए, लेकिन कांबली ने कभी पैसे की कदर नहीं की। युवराज सिंह के पिता और पूर्व क्रिकेटर रहे योगराज सिंह ने इनसाइडर स्पोर्ट को कांबली के बारे में बताया कि मैंने एक बार विनोद कांबली से कहा था कि ये पार्टियां करना, सिगरेट पीना और लड़कियों के साथ घूमना बंद करो। मैंने कहा बस करो, इस तरह तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम रोओगे, लेकिन वो नहीं माना। ऐसा ही एक किस्सा एडम सॉली ने अपनी किताब में लिखा जब विनोद कांबली टीम इंडिया में सेलेक्ट नहीं हुए थे और वो स्पेन विक्टोरिया टीम में क्लब क्रिकेट खेल रहे थे। उस वक्त स्पेन विक्टोरिया टीम के कप्तान रहे एडम सॉली बताते हैं कि 1991 के सीजन में शानदार परफॉर्मेंस के कारण कांबली ने कुल 700 पाउंड कमाए। उस जमाने में ये बहुत बड़ी रकम थी, लगभग 60,000 इंडियन रुपीज उस टाइम पर। एडम सॉली बताते हैं कि मैं खुद इंडिया गया और सारी रकम उनके पिता को सौंप दी। उनके पिता इतने खुश हुए कि बोले जिंदगी में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे हैं। लेकिन विनोद जब भारत लौटे तो उन्होंने अपने पिता से सारे पैसे ले लिए और दोस्तों के साथ उड़ा दिए। विनोद को कभी पैसों की परवाह नहीं रही और ना ही उन्हें किसी सामान की कोई कद्र थी। डिसिप्लिन की कमी और फिटनेस इश्यूज ने विनोद कांबली का क्रिकेट करियर बर्बाद कर दिया। 1996 और 97 आते आते इंटरनेशनल क्रिकेट में ये पता चल चुका था कि कांबली के क्रिकेट में कमी कहां पर है। वे शॉर्ट बॉल्स को नहीं खेल पा रहे थे और फास्ट बॉलर्स के सामने भी टिक नहीं पा रहे थे। इंडियन टीम से ड्रॉप किए जाने के बाद भी विनोद कांबली डोमेस्टिक क्रिकेट में बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन जब भी उन्हें इंटरनेशनल टीमों के खिलाफ उतारा जाता तो वे फेल हो जाते थे, क्योंकि कांबली की बैटिंग की कमियां इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने एक्सपोज हो चुकी थी। इसके बावजूद कांबली ने अपने स्किल्स को इम्प्रूव नहीं किया, वो डिसिप्लिन नहीं दिखाया जो एक इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले क्रिकेट में रहना चाहिए। उल्टा वे 2001 और 2 में एक्टिंग करियर की तरफ बढ़ जाते हैं। इस वक्त इंडियन क्रिकेट में राहुल द्रविड़, गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण जैसे प्लेयर काफी अच्छा कर रहे थे। इनके अलावा युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ जैसे यंगस्टर्स भी आ चुके थे जो फिनिशर की भूमिका निभा रहे थे। इसलिए क्रिकेट की दुनिया में कांबली के दरवाजे बंद होते चले जाते हैं। क्या आपको कभी महसूस हुआ कि भारतीय क्रिकेट टीम के सिलेक्टर्स ने आपके साथ भेदभाव किया? बच्चे से कुछ गलतियां होती है तो आप उनको जाके सुधारो, नहीं कि उनको जस्ट इग्नोर कर दो। इंडिया टुडे के ललन टॉप मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यूअर ने फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमेंटेटर दिलीप जोशी से विनोद कांबली के बारे में सवाल करते हुए पूछा कि क्या कांबली को उतने मौके नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे? इस बात में कितनी सच्चाई है? इस पर दिलीप बताते हैं कि 1996 में जब इंडियन टीम श्रीलंका गई थी तब विनोद कांबली जो इंडिया टीम का हिस्सा थे वो बार बार कहने के बाद भी सुबह 8 बजे की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। वो कहीं किसी के साथ गपशप लड़ा रहे थे, मैच के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और ये कह रहे थे कि 8 बजे मीटिंग है, लेकिन वो आने को तैयार नहीं। मई 2016 में पुणे में इंडियन टीम के कप्तान रहे कपिल देव ने भी सचिन और कांबली के लाइफ स्टाइल पर कहते हुए कहा कि कांबली के लाइफ स्टाइल ने उनका करियर बर्बाद किया है, ना कि किसी और ने। कपिल ने कहा कि उन दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी और दोनों में समान प्रतिभा थी। कांबली शायद ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन कांबली का सपोर्ट सिस्टम, घर का माहौल और उनके दोस्त शायद सचिन से बिल्कुल अलग थे। एक इंटरव्यू में जब विनोद कांबली से पूछा गया कि एक समय पर वे वीरेंद्र सहवाग की तरह यूथ सेंसेशन थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि वे इसे सस्टेन नहीं कर पाए? इस पर कांबली कहते हैं कि आपको सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है। आपके पास परिवार होना चाहिए, भाई होना चाहिए। हो सकता है सहवाग के पास परिवार हो, सचिन के पास उसका बड़ा भाई है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था।
साल 2018 में सचिन ने अपने दोस्त कामली को अपनी क्रिकेट एकेडमी में हेड कोच का पद दे दिया, लेकिन यहाँ कामली ने 3 साल ही काम किया। 2022 में कामली ने ये नौकरी छोड़ दी क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग का काम काफी था और कामली की तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी। साल 2024 में कामली ने द विक्की लालवानी शो में एक्सेप्ट किया कि उन्होंने सचिन के खिलाफ जो भी बोला था वो सिर्फ उनकी फ्रस्ट्रेशन थी। तो आपने क्यों बोला कि सचिन ने मेरी हेल्प नहीं की? उस समय आ गया था दिमाग में, उस समय दिमाग में आ गया था क्योंकि एकदम फ्रस्ट्रेशन था। पिछले कुछ सालों की बात करें तो विनोद कामली लगातार कई हेल्थ इश्यूज और फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हाल ही में विनोद कामली की एक अलार्मिंग वीडियो सामने आई जिसमें वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इस वीडियो को देखकर कपिल देव की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने बोला कि अगर विनोद कामली रिहैब जाना चाहते हैं तो हम उनकी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उन्हें खुद रिहैब में चेक इन करना होगा। फॉर्मर इंडियन बॉलर बलविंदर सिंह संधू ने भी कामली के ट्रीटमेंट के लिए मदद करने की बात कही, लेकिन सच यह है कि कामली खुद 14 बार रिहैब जा चुके हैं, लेकिन उनके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। दिसंबर 2024 में 52 साल के कामली की सीरियस यूरिन इन्फेक्शन और ऐंठन यानी कि क्रैम्प्स के कारण अस्पताल में उन्हें भर्ती होना पड़ता है। यही जांच में पता चला कि कामली के ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स हैं। कामली की आर्थिक हालत को देखते हुए एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने कामली को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। कामली की मदद के लिए क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी सामने आए। गावस्कर चैंप्स फाउंडेशन ने कामली को हर महीने 30,000 रुपए मदद देने का ऐलान किया। साथ ही फाउंडेशन ने कामली के लिए सालाना मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए 3 लाख रुपए सालाना देने की बात कही। शारदा आश्रम स्कूल से ऐतिहासिक पारी शुरू करने वाले सचिन और कामली की जोड़ी में अब हजारों मील की दूरी आ चुकी है। एक तरफ सचिन तेंदुलकर हैं जो दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर हैं, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, जिनके पास लगभग 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ विनोद कामली हैं जिन्हें सचिन से भी अच्छा टैलेंट माना जाता था, अच्छा क्रिकेटर माना जाता था। आज उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और वो अपने इलाज के लिए दोस्तों पर निर्भर हैं। विनोद कामली की हेल्थ और फाइनेंशियल कंडीशन पर पीवी सिंधु का बयान मेंशन करना जरूरी है। ओलंपियन पीवी सिंधु ने कहा कि मैंने विनोद कामली का वीडियो देखा, इससे सीख मिलती है कि जिंदगी में पैसों को बहुत समझदारी से मैनेज करना चाहिए। हमें ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए जो फ्यूचर में काम आए। पैसा सही जगह पर लगाना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। विनोद कामली की कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें फाइनेंस डिसिप्लिन रखना चाहिए, वक्त पर इन्वेस्ट करना चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, साथ ही टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कराकर खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए। 400-500 रुपए हर महीने प्रीमियम देकर आप लाखों और करोड़ों रुपए तक का कवर ले सकते हैं। अब 18% जीएसटी भी हट चुका है, तो जितने प्रीमियम में पहले 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता था, अब उसी प्रीमियम में 20 लाख रुपए तक का कवर मिल सकता है। अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस प्रीमियम एंड फैसिलिटी चेक करने के लिए आपके लिए मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। ऑनलाइन लेने पर 15 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।